और 24 फरवरी को मेरे प्यारे बच्चों हिंदी का पेपर देने वाले उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा पेपर हिंदी का बताने वाला हूँ, एक वायरल पेपर, जो कि आप लोगों को 24 फरवरी को 100% ही आपके एग्जाम में छपने वाला है। कोड मेरे प्यारे बच्चों आप कोड नोट कर सकते हो, कोड है 801 एचबी कोड है। और इस कोड का पेपर आपके एग्जाम में बता रहा हूँ कि 100 नहीं 110% बता रहा हूँ कि गारंटी है कि इस कोड का पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। अनुक्रमांक यहाँ पे लिख लेना है और यहाँ पे आप मेरे प्यारे बच्चों नाम अपना लिख लीजिएगा। और यह जो है 70 नंबर का पेपर है और 70 में 70 नंबर आज ही मैं पक्का कराने वाला हूं आप लोगों को। अगर वीडियो को एक दिन पहले भी देख रहे हो एग्जाम के पहले, तो उसको देख के पूरा का पूरा जाना, क्योंकि यह पेपर आपके एग्जाम में बनने वाला है। और इसको हल करने के लिए आपके पास जो समय दिए जाएंगे 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। मेरे प्यार जो गारंटी है कि अगर इस वीडियो को पूरा देखते हो, इस पेपर को पूरा तैयार कर लेते हो, तो 2.5 घंटे के अंदर में पूरा का पूरा क्वेश्चन करके घर चले आओगे। नीचे जब हम पढ़ेंगे मेरे प्यारों तो यहाँ पे निर्देश दिया गया, निर्देश पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए क्या है मेरे प्यारों, यहाँ पे निर्देश में पहला निर्देश बोला है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। 15 मिनट में इस पेपर को आप पढ़ोगे और 3 घंटों में इस पेपर को आप सॉल्व करोगे। यह है आपका पहला निर्देश। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे निर्देश को लेकर, तो बोला है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों अ तथा खंड ब में विभाजित है। मतलब यह जो पेपर है 2 खंडों में बना हुआ है, एक तो खंड अ में और दूसरा खंड ब में, 2 खंडों में ये पेपर बना हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें तीसरे निर्देश को लेकर, तो बोला है कि प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। कहने का मतलब है कि खंड अ में जो है बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। कितने बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे? 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा। उनका उत्तर आपको OMR शीट पे देना होगा। नीले पेन से रंगे या काले पेन से रंगे पेन आपका बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, जेल वाली पेन नहीं होना चाहिए। ठीक है, डॉट वाली पेन आप लेके चले जा सकते हो कोई भी। इसके बाद है मेरे प्यारों जो यहाँ पे चौथा निर्देश देखिए क्या है, कि चौथा निर्देश बोला है कि खंडों में बहुविकल्पीय प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। मतलब कि जो बहुविकल्पीय प्रश्न 20 पूछा जाएगा, तो वो बोला है कि एक प्रश्न जो रहेगा वो 1 नंबर के लिए पूछा जाएगा। ओवरऑल अगर हम बात करें तो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न 20 नंबर के लिए पूछा जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए पांचवा क्या है, कि प्रश्न पत्र के खंड अ के प्रश्न 1 घंटा तथा खंड ब के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित है। कहने का मतलब है कि खंड अ में जो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, उसको हल करने के लिए 1 घंटे का समय दिया है। मेरे प्यारों जो 5 मिनट के अंदर में पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर डालोगे, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बाकी जितना समय बचेगा पूरा का पूरा खंड ब में लगा दीजिएगा हल करने के लिए। इसके बाद मेरे प्यारों देखिए लास्ट निर्देश क्या है, कि प्रत्येक प्रश्न के समूह को उनके निर्धारित अंक दिए गए। मतलब हर एक प्रश्न के आगे आपको बताया गया होगा कि वो प्रश्न 1 नंबर का है, कि 2 नंबर का है, कि 4 नंबर का है, कि 6 नंबर का है। मतलब जितना भी नंबर का होगा उसके सामने लिखा हो वहां मिलेगा। तो यह था आप लोगों का निर्देश। निर्देश पढ़ के मैंने पूरा का पूरा आप लोगों को अच्छे से समझा दिया। स्टार्ट है यहाँ से। सबसे पहले खंड अ आया है और खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया, 20 बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न कितना सिंपल पूछा गया है यहाँ पे। कह रहा है कि चंद्रगुप्त रचना की विधा है, मतलब चंद्रगुप्त एक रचना है और किस विधा की यह रचना है, यह प्रश्न पूछा। और यह प्रश्न कितने नंबर का है? 1 नंबर के लिए पूछा गया है। तो चंद्रगुप्त रचना की विधा जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो नाटक विधा की रचना है। नाटक विधा की रचना, इसलिए सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भूलिएगा मत, पूरा का पूरा पहले का सी रंग के आना है आप लोगों का। इसके बाद दूसरा है कि दीप जले शंख बजे के लेखक हैं। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो दीप जले शंख बजे के जो लेखक हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो है आपके कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। कौन? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि शुक्लोत्तर युगीन के लेखक है, मतलब शुक्ल युग के लेखक कौन है? 1 नंबर के लिए प्रश्न ये भी है। 4 ऑप्शन दिया ना आपको, कि विनय मोहन शर्मा, मन्नू भंडारी, उपेंद्र नाथ आस्क, सत्येंद्र द्विवेदी। इन चारों ऑप्शनों में से बताना है कि शुक्ल युग के लेखक कौन है। तो वो है आपके मेरे प्यारे बच्चों उपेंद्र नाथ आस्क जी। कौन है? उपेंद्र नाथ आस्क जी हैं। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के लेखक हैं। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के लेखक इन चारों ऑप्शन में से कौन है मेरे प्यारे बच्चों? वह है ऑप्शन नंबर डी, बाण भट्ट की आत्मकथा के। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो लेखक हैं वो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। तो चौथे का डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं आगे अगर हम बढ़े क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ, तो बोला कि निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो नाटक जयशंकर प्रसाद जी का कौन नहीं है? इन चारों ऑप्शन में से ये पूछा हमसे। तो अंधेरी नगरी मेरे प्यारे, जो कौन? अंधेरी नगरी। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद का नाटक अंधेरी नगरी नहीं है। बाकी अजात शत्रु, ध्रुव स्वामी, स्कंद गुप्त, ये तीनों जो है जयशंकर प्रसाद का नाटक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 मेरे प्यारे बच्चों, कि रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि इन चारों ऑप्शनों में से कौन है?
तो वह है ऑप्शन सी भिखारी दास। कौन है मेरे प्यारे बच्चों? भिखारी दास जी है। 6 का सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7वें प्रश्न का जो होगा कि पद्माभरण के रचयिता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे दिया कि पद्माभरण के रचयिता इन चारों ऑप्शन में से कौन है? तो वह है पद्माकर जी। सिंपल जवाब इसका है सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7वें का सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8वें की तरफ। देखिए मेरे प्यार बच्चों, प्रश्न नंबर 8वां क्या है? प्रश्न नंबर 8वां है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यार बच्चों। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना इन चारों ऑप्शन में से कौन है? तो वह आपका मेरे प्यार बच्चों ऑप्शन नंबर डी राम की शक्ति पूजा। कौन? राम की शक्ति पूजा। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया हुआ है कि प्रयोगवादी कवि है। 4 ऑप्शन दिया है, प्रयोगवादी कवि कौन है? इन चारों ऑप्शनों में से 1 नंबर के लिए प्रश्न पूछा गया है। तो मेरे प्यारे जो प्रयोगवादी कवि की अगर हम बात करें तो वह है आपके भारत भूषण अग्रवाल जी। कौन? भारत भूषण अग्रवाल जी। पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं 10वें प्रश्न की तरफ जिक्र करें तो देखिए दिया हुआ है कि आंगन के पार द्वार के रचयिता है। 1 नंबर के लिए भी प्रश्न है। तो आंगन के पार द्वार के रचयिता इन चारों ऑप्शन में से कौन है? तो वह है आपके अज्ञेय जी। सचिदानंद हीरानंद वातास्यायन अज्ञेय जी। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10वें का सी भूलिएगा मत मेरे प्यारे बच्चों। 11वां प्रश्न है कि करुण रस का स्थायी भाव है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो शोक होता है। शोक कहीं दिख रहा है? बिल्कुल बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, बात आपको भी मालूम है। 12वां प्रश्न भी बहुत ज्यादा सिंपल है कि चरण कमल बंधु हरिराई में प्रयुक्त अलंकार है। किस अलंकार का उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों? चरण कमल बंधु हरिराई रूपक अलंकार कहाँ गया भाई? ये तो बहुत सिंपल जवाब है। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चरण कमल बंधु हरिराई में रूपक अलंकार। ठीक है आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13वां देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 13वां है कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है मेरे प्यारे बच्चों? 24 मात्राएं होती है। मतलब पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कह रहा है कि अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है। 1 नंबर के लिए प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों ये भी पूछा गया है। तो अभ्यागत में तो अभिधन आगत होगा, इसको तोड़ेंगे तो अभी कहाँ दिखा? डी वाला ऑप्शन। जो आगे जुड़ता है वही तो उपसर्ग कहलाता है। तो अभिधन आगत अभी जो है उपसर्ग कहलाएगा। डी वाला ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे 15वां प्रश्न की तरफ कि नील कमल में समास है। 1 नंबर के लिए प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। तो नील कमल में समास कौन है? तो नील कमल की अगर बात पूछा है तो नील कमल में तो कर्मधारय समास है। कर्मधारय मतलब सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 का सी। यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। कह रहा है कि योगी शब्द का तद्भव शब्द होगा। 1 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो योगी शब्द का तद्भव शब्द इन चारों ऑप्शन में से कौन होगा? तो योगी का जोगी होगा। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। योगी का तद्भव जोगी होता है। 17वां प्रश्न है कि युष्मद शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप होगा। जो युष्मद शब्द है अगर उसका हम सप्तमी विभक्ति और एक वचन का रूप देखें तो इन चारों ऑप्शन में से कौन होगा मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है तो त्वयी कहाँ दिखा? त्वयी मतलब सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह है सप्तमी विभक्ति और एक वचन युष्मत शब्द का। 18वां प्रश्न देखिए क्या है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं मेरे प्यारे? 3 भेद होते हैं। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19वां। कह रहा है कि भाववाच्य में प्रधानता होती है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो भाववाच्य में प्रधानता किसकी होती है मेरे प्यारे बच्चों? कर्ता की, क्रिया की, कर्म की, किनमें से कोई नहीं। तो भाववाच्य में क्रिया की होती है। भाववाच्य में प्रधानता क्रिया की मतलब सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19वें का सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 20वां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। 20वां है कि अविकारी शब्द है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो अविकारी शब्द इन चारों ऑप्शनों में से कौन है? तो वह है आपका यथासंभव। यथासंभव जो है अविकारी शब्द है। तो देखो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने बता दिया और 20 में 20 करके आपको आना है। एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं मेरे प्यारे बच्चों। पूरा का पूरा सोल्यूशन बता रहा हूँ। एक भी प्रश्न छोड़ा मैं खुद नहीं हूं तो आप कहां से छोड़ोगे? तो पूरा का 20 हमको चाहिए खंड अ में। इसके बाद खंड ब जो है 50 नंबर का है, उसमें भी 50 चाहिए। देखिए स्टार्ट हो रहा है यहाँ से खंड ब। और खंड ब में मेरे प्यारे बच्चों वर्णनात्मक प्रश्न कितने नंबर के लिए आता है? 50 नंबर के लिए आता है। देखिए प्रश्न यहाँ से स्टार्ट है आपका 21वां से। प्रश्न 21वां, 20वां के बाद 21वां स्टार्ट है। बोला है कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। गद्यांश मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में 6 नंबर के लिए आता है।
तीन प्रश्न होते हैं, दो दो नंबर के हिसाब से 6 नंबर आपको मिलेगा। और इसमें गद्यांश आपका दो देता है, एक तो क वाला दिया है, एक पीछे आपका अथवा करके ख वाला दिया है। तो दोनों में से कोई एक करोगे 6 नंबर दिया जाएगा। मैं दोनों का आंसर बताऊंगा, जो आसान लगेगा उसको याद करके जाइएगा। क वाला क्या है उसको देखिए। कह रहा है कि कुसंग का ज्वर जो है सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और स्ववृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी यह क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वो उसके पैरों में बंदी चरखी के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। यह है मेरे प्यारों जो गद्यांश। और इस गद्यांश के नीचे तीन प्रश्न में इधर दिखाता हूं आप लोगों को। देखिए, तीन प्रश्न दिया गया इस गद्यांश का। पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, 2 नंबर आपको मिलेगा। चलिए पहले इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, में बिल्कुल लिखा हूं कि क्लास 10th हिंदी पेपर सोल्यूशन कोड 801 एचबी कोड। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रश्न 21वां और 21वां का क और 21वां का क का पहला प्रश्न संदर्भ। ठीक है, आप हेडिंग डालोगे, लिखोगे कि प्रस्तुत गद्य अवतरण या गद्यांश आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो गद्यांश लिया गया है वो मित्रता चैप्टर से लिया गया है। इसके जो लेखक हैं वो कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। बस इतना ही आपको लिखना है, 2 नंबर आपको फिक्स हो गए। पहले प्रश्न क्लियर हो गया, गद्यांश आपने लिख दिया, गद्यांश का संदर्भ सॉरी। इसके बाद दूसरा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब जहां तक अंडरलाइन किया गया, मैं दिखा भी देता हूं आप लोगों को कहां तक अंडरलाइन किया गया था। देखिए अंडरलाइन यहां तक किया गया है कि किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंदी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन उन्नति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। मतलब यहां तक है। तो इसका हमें बताना पड़ेगा मेरे प्यारों चो व्याख्या। चलिए व्याख्या देखिए। देखिए दूसरा व्याख्या हेडिंग डालने के बाद लिखिएगा कि मानव जीवन में युवा अवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। कुसंगति किसी युवा मनुष्य की सारी प्रगति को उसी तरह रोक लेती है जिस तरह पैर में बंधा हुआ कोई भारी पत्थर किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता है। सही बात है मेरे प्यार बच्चों, अगर पैर में आपको भारी पत्थर बांध देंगे तो आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। इसी तरह अगर बुरी संगति, अगर बुरे लोगों के साथ आप रहोगे तो वो कभी आगे आपको बढ़ने देंगे ही नहीं। फिर वही लिखा है कि प्राय उसे गिरा देता है। कह रहा है कि इसी प्रकार कुसंगति में लिप्त मनुष्य का पतन होने लगता है और वह दिन प्रतिदिन पतन के मार्ग पर अग्रसर होता रहता है। मतलब गलत संगति में रहोगे तो गलत रास्ते पे चलोगे। कह रहा है कि इसके विपरीत अगर अच्छा मित्र अगर आपको मिल जाता है तो ये लिखा है कि इसके विपरीत अगर अच्छी संगति हमारे लिए एक ऐसी सुदृढ़ बा अर्थात सहारा होती है जो हमें गिरने नहीं देती। अगर अच्छा मित्र होगा तो आपको कभी गिरने देगा नहीं, गलत रास्ते पे चलने ही नहीं देगा, आपका हमेशा सहारा बनकर आपको आगे उन्नति की ओर ले जाएगा। तो वही लिखा है, अपितु उन्नति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ाती है और जीवन को सुख, सात्विक और उन्नत बनाती है। ठीक है, तो ये उसका व्याख्या रेखांकित का क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, तो यहाँ पे 2 प्रश्न मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, तो व्याख्या आपने बताया, 2 नंबर मिल गया। एक प्रश्न और है, सुदृढ़ बाहु का क्या अर्थ है? 2 नंबर यहाँ पे दिया जाएगा। तो सुदृढ़ बाहु का अर्थ जो है मेरे प्यारे बच्चों वो होता है मजबूत सहारा। बस इतना ही आपको लिखना है, 2 नंबर आपको दे दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों तीनों प्रश्नों का आपने उत्तर दिया, 6 नंबर मिल गया। अगर ये आप नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अथवा करके देखिए। एक ऑप्शन और आपको दे रखा है इसमें, एक ऑप्शन और आपको दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, ख वाला। क वाला नहीं कर पाओगे तो ख वाला कर लो। ख वाला क्या है कि हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव जो है निहित है, और कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक बन जाएगा। और आज जो तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों के इस स्वप्न सुखद होंगे क्योंकि दूर के ढोल जो है सुहाने होते हैं। यहाँ तक दिया है। इसके नीचे भी 3 प्रश्न है, 6 नंबर आपको दिया जाएगा। पहला उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखे, 2 नंबर दिया जाएगा। तो चलिए इसका हम लोग उत्तर देखते हैं। तो देखिए मैं लिखा हूं यहाँ पे अथवा, अथवा का मैंने यहाँ पे लिखा है ख, और ख का पहला संदर्भ। क्या लिखेंगे संदर्भ में मेरे प्यारों? देखिए संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित
क्या लिखूं निबंध से उद्धृत है। इसके लेखक श्री पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी हैं। मतलब किस चैप्टर से लिया गया है, क्या लिखूं चैप्टर से लिया गया है। इसके लेखक कौन है, श्री पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी हैं। बस इतना ही आपको लिखना है, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए क्या है दूसरा प्रश्न, कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, 2 नंबर आपको दिया जाएगा। तो जहां तक अंडरलाइन किया गया मेरे कार्यों में दिखाता हूं आपको, कि हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, और कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक बन जाएगा, और आज जो तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का सपना देखेंगे। इसका हमें व्याख्या बताना है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं व्याख्या। तो व्याख्या में हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, कि विद्वान लेखक श्री बख्शी जी साहित्य के सुधार की प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि युवा साहित्यकार वर्तमान में भूत और भविष्य का सम्मेलन करते हुए यह सोचकर प्रगतिवादी साहित्य की रचना कर रहे हैं, क्योंकि उनके साहित्य में भविष्य के गौरव का वर्णन किया गया है। उसी में लिखोगे आगे, अतः भविष्य में उसमें सुधार की आवश्यकता नहीं होगी, किंतु कुछ समय पश्चात ही उनके सोचे की यह भय इमारत धाराशायी हो जाएगी, और आज के युवा लेखक भी एक दिन वृद्ध होकर अतीत का गुणगान करेंगे, और उस समय के जो युवा साहित्यकार होंगे वो वर्तमान से असंतुष्ट होकर कोई और नया साहित्य रचने लगेंगे। बस इतना ही आपको व्याख्या लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, दूसरा प्रश्न भी कवर मैंने कराया। तीसरा है कि प्रस्तुत गद्यांश में प्रगतिशीलता से क्या तात्पर्य है, 2 नंबर आपको मिलेगा। तो प्रगतिशीलता से क्या तात्पर्य है, इसका भी उत्तर हमें देना पड़ेगा। तो देखिए तीसरा का लिखेंगे, कि प्रगतिशील साहित्य निर्माता यह समझकर साहित्य निर्माण कर रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव जो है वह निहित है। इतना ही आपको लिखना है, 2 नंबर आपको दे दिया जाएगा। तो प्रश्न 21वां का क और ख दोनों मैंने बता दिया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क वाला आसान लग रहा है कि ख वाला आसान लग रहा है, वो याद करके आपको जाना, वो एग्जाम में करके जाना है। 6 नंबर आपको मिल जाएगा। तो प्रश्न 21 पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। प्रश्न 22वां देखते हैं। प्रश्न नंबर 22वां मेरे प्यारे बच्चों, कि निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अभी प्रश्न 21वां गद्यांश था, प्रश्न 22वां पद्यांश आ गया। और पद्यांश भी आपके एग्जाम में देखिए 6 नंबर के लिए पूछा जाता है। इसमें भी 3 प्रश्न होते हैं, 2 नंबर के हिसाब से मिलता है। इसमें भी 2 ऑप्शन आपके पास है, एक तो क वाला है, एक अथवा करके ख वाला है। तो पहले क वाला देखते हैं। क वाला है कि गोरज विराजे भाल लही बनमाल, आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृदु बानी री, तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी रे, कदम बिटप के निकट तटनी के तट, अटा चढ़ी चाही पीठ पट फारानी री, रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैन, प्राणनी रिझावे व आवे रस खानी री। यहां तक है मेरे प्यार बच्चों। और इसके नीचे 3 प्रश्न दिए गए, मैं दिखाता हूं आपको। देखिए इसके नीचे 3 प्रश्न है। पहला, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, 2 नंबर आपको मिलेगा। चलिए मैं दिखाता हूं, पहले इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो देखिए मैं लिख के आया हूं यहाँ पे, कि प्रश्न 22 का क और क का पहला संदर्भ लिखेंगे, कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित कवित शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता जो है वो कवि रसखान जी हैं। यह पद्यांश उनके प्रसिद्ध ग्रंथ सुजान रसखान से लिया गया है। तो सुजान रसखान से लिया गया है, और इसके रचयिता जो है वो रसखान जी है। ठीक है, यह है मेरे प्यार बच्चों इसका संदर्भ। क्लियर है। चलिए दूसरा क्या है, कि गोरज के बीच कृष्ण के सुंदर रूप का सजीव चित्रण कवि ने किस प्रकार किया है, 2 नंबर इसमें मिलेगा। चलिए भाई इसको देखते हैं मेरे प्यार बच्चों। तो देखेंगे इसको, इसका उत्तर नोट कीजिए। लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में शाम के वक्त वन से गायों को चराकर लौटते हुए श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए एक गोपी अपनी सखी से कहती है, क्या कहती है, कि कहती है, हे सखी, वह देखो श्री कृष्ण आ रहे हैं, उनके मस्तक पर गायों के पैरों से उड़ने वाली धूल लगी है, गले में लहराती हुई ताजे वन फूलों की माला है, आगे आगे गायें आ रही हैं, उनके पीछे पीछे ग्वाले आ रहे हैं, वे मीठी बाड़ी में गाते आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे कि उनकी टेढ़ी दृष्टि से मंद मंद मुस्कान जिसकी सुंदर है, उतनी ही मधुर मधुर उनकी बांसुरी की ध्वनि है। हे सखी, यमुना नदी के किनारे पर कदम के वृक्ष के नीचे कृष्ण सुंदर बहुत सुंदर लग रहे हैं। आओ अटारी पर चढ़कर उनके पीले वस्त्रों को फहराना देखो। देखो सखी, वह रस आनंद की वर्षा वर्षा करके शरीर का तपन को मिटा रहे हैं। वह आनंद का भंडार हमारी आंखों का तथा प्राणों को रिझाता अत्यंत आनंद प्रदान करता है। इतना ही आपको लिखना है। ठीक है,
क्लियर है। चलिए इसके बाद है तीसरा कि पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। 2 नंबर इसमें मिलेगा। जहां तक अंडरलाइन किया गया था मैं दिखा देता हूं। देखिए अंडरलाइन सिर्फ 2 ही लाइन पे किया था। अंडरलाइन सिर्फ 2 ही लाइनों पे किया है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे बस देखिए कि रस बरसाते तन तपनी बुझावे न, प्राणनी रिझावे व आवे रस खानी री। बस इन 2 लाइनों का हमें क्या करना पड़ेगा, व्याख्या बताना पड़ेगा। 2 नंबर आपको दे दिया जाएगा। चलिए इसका लिखिए तीसरे का उत्तर लिखेंगे कि और हे सखी देखो वह रस आनंद की वर्षा करके शरीर की तपन को मिटा रहे हैं। वह आनंद का भंडार हमारी आंखों तथा प्राणों को रिझाता अत्यंत आनंद प्रदान करता है। बस इतना ही व्याख्या बताना है। 2 नंबर भाई मिल गया आपको। तो क वाला समाप्त हो गया। क वाला नहीं करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अथवा करके आपको ख वाला दिया है, ख वाला कर लीजिए। इसमें भी 6 नंबर आपको मिलेगा। कह रहा है कि फूल झड़ता है फूल शब्द नहीं, बच्चा गेंद उछालता है सदियों के पार, लोकती है उसे एक बच्ची बूढ़ा गाता है एक पद, दोहराता है दूसरा बूढ़ा भूगोल और इतिहास से परे, किसी दलान में बैठा हुआ। यह है मेरे प्यारे बच्चों पद्यांश। तो क वाला नहीं करना चाहते तो ख वाला कर लो। इसके नीचे भी 3 प्रश्न है। पहला कि उपयुक्त कविता के कवि के शीर्षक का नाम लिखिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसका उत्तर दिखाता हूं मैं आपको। लिखोगे अथवा, अथवा का देखिए ख, ख का पहला लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित भाषा एकमात्र अनंत है शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता अशोक वाजपेयी जी हैं। मतलब भाषा एकमात्र अनंत है इस चैप्टर से लिया गया है और इसके रचयिता अशोक वाजपेयी जी हैं। बस इतना ही आपको लिखना है। 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि रेखांकित पद्यांश का अंश स्पष्ट कीजिए। जहां तक अंडरलाइन किया गया उसका व्याख्या बताना है। तो बूढ़ा गाता है एक पद, दोहराता है दूसरा बूढ़ा, भूगोल और इतिहास से परे किसी दलान में बैठा हुआ। इसका हमें व्याख्या बताना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, नोट कीजिए इसका व्याख्या आप। तो व्याख्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। यहां से व्याख्या एडिंग डालने वाले लिखेंगे कि कवि कहता है कि हमें प्राचीन काल से संबंधित ज्ञान इतिहास और भूगोल जैसे विषयों की सहायता से प्राप्त हो जाता है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब इतिहास और भूगोल भी नहीं लिखे गए थे तो भाषा का अस्तित्व उस समय भी था। उस समय भी कोई एक वृद्ध व्यक्ति जब कोई पद गुनगुनाता था तो घर के ही किसी अन्य भाग में बैठा हुआ कोई अन्य वृद्ध उसी पद को अन्य किसी पद को गुनगुनाना उठता था और इसी माध्यम से भाषा आज तक चलती आ रही है। कवि के कहने का अभिप्राय है कि भाषा की विद्यमानता किसी न किसी रूप में सदैव रही है। ठीक है। फिर उसके नीचे लिखोगे कि पुनः कवि कहता है कि न बच्चा रहेगा न वृद्ध, क्योंकि बच्चा एक समय अंतराल पर वृद्ध हो जाएगा और वृद्ध जीवन छोड़ चुका होगा। न गेंद रहेगा न ही फूल और न ही दलान, क्योंकि ये सभी वस्तुएं नश्वर हैं। एक न एक दिन सभी को समाप्त हो जाना है, लेकिन इन सब के समाप्त हो जाने के बाद भी शब्द शब्द बने रहेंगे, क्योंकि वह भाषा का एक ही भाग है और भाषा ही एकमात्र अनंत है। बस इतना ही आपको लिखना है। क्लियर है। चलिए इसके बाद है तीसरा कि कवि पद्यांश में किसकी विशेषता बता रहा है। 2 नंबर इस पे आपको मिलेगा। तो 2 नंबर पहले वाले प्रश्न पे, 2 नंबर दूसरे वाले प्रश्न पे, 2 नंबर तीसरे वाले प्रश्न भी आपको मिलेंगे। तो कवि पद्यांश में किसकी विशेषता बता रहा है, इसका भी उत्तर लिखना पड़ेगा। चलिए लिखिए तीसरा कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने प्रकृति की अन्य सभी वस्तुओं को नश्वर मानते हुए भाषा को एकमात्र अनंत अमर बताया है। बस इतना ही आपको लिखना है भाई। 2 नंबर क्लियर हो गया। तो प्रश्न नंबर 22वें का भी मैंने क और ख दोनों बताया है। अब आपको क आसान लग रहा है कि ख आसान लग रहा है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और वही याद करके आप जाइएगा, वही लिख के आइएगा, 6 नंबर आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न नंबर 23वां। अब प्रश्न नंबर 23वां क्या है कि नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब ये संस्कृत का गद्यांश आ गया और संस्कृत का गद्यांश आपके एग्जाम में 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो ये संस्कृत का गद्यांश मेरे प्यारों, इसमें भी 2 ऑप्शन दिया है। एक देखिए क वाला दिया है यहां से लेके यहां तक। क वाला नहीं कर पाओगे तो अथवा करके नीचे आपको पीछे ख वाला दिया है। तो पहले क वाला का देख लो। क वाला का, ये क वाला देख रहे हो ना आपको, वाराणसी प्राचीन काल गए गए भी। तो इसका हम बताने वाले हैं मेरे प्यार बच्चों और संदर्भ से हिंदी में अनुवाद। तो चलिए संदर्भ से हिंदी में अनुवाद इसका देख लेते हैं, क वाला का। इसके बाद हम लोग ख वाला देखेंगे। ठीक है। 23वें का क है ना, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मेरे प्यार बच्चों कि 23वें का क में सबसे पहले संदर्भ है। लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हिंदी पाठ्य पुस्तक के वाराणसी पाठ से लिया गया, मतलब वाराणसी चैप्टर से लिया गया है। क्लियर है। इसके बाद हिंदी अनुवाद, मतलब इसी का हम लोग हिंदी अनुवाद देखेंगे तो 3 नंबर उसमें मिलेगा। संदर्भ पे 2 नंबर मिल गया, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे। तो हिंदी अनुवाद लिखेंगे, हिंदी अनुवाद हेडिंग डाल लीजिएगा। लिखेंगे
कि वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य और ज्योति प्रकाशित होती रही है, और वर्तमान में भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित रहती है और लोगों को ज्ञान बढ़ाती है। यहाँ पर अनेक उच्च कोटि के आचार्य तथा विद्वान के दौर वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में आज भी जो है वह प्रयासरत है। ठीक है, बस इतना ही आपको हिंदी अनुवाद लिखना है उसका। तो दो नंबर तो यहाँ पे संदर्भ में मिलेंगे आपको, और 3 नंबर हिंदी अनुवाद के, तो 5 नंबर आपको कवर हो गए। अगर ये प्रश्न नहीं करना चाहते हो क वाला, तो अथवा करके ख वाला दिया, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए ख वाला दिया है, क वाला नहीं कर पाओगे तो अथवा करके आपको ख वाला दिया है। तो चलिए ख वाला देख लेते हैं। तो ख वाला यहाँ पे लिखेंगे अथवा का मेरे प्यारो चो ख। ख वाला आपने देख लिया, ध्यान से देख लीजिए, यही है। इसका हम संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद दिखाने वाले हैं, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित प्रभुत्व ग्रामीण पाठ से उद्धृत है, मतलब प्रभुत्व ग्रामीण चैप्टर से लिया गया है। हिंदी का अनुवाद अगर हम लोग देखें तो हिंदी का अनुवाद लिखेंगे कि इसी समय उस गांव वाले का गांव आ गया, वह हंसा और ट्रेन से उतरकर अपने गांव की ओर चल दिया। नागरिक शर्मिंदा होकर चुप रहा। सभी यात्री उस बातूनी नागरिक पर हंसे। तब नागरिक को एकमात्र मतलब नागरिक को एहसास हुआ कि ज्ञान हर जगह जो है वो संभव है। क्लियर है? तो हिंदी अनुवाद बस इतना ही आपको लिखना है, ये चीजें जो है आपकी क्लियर हो गया। तो प्रश्न 23 क और ख दोनों बता दिया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन आसान लगता है, उसको याद करके आपको जाना है, वो एग्जाम में करके आना है। 5 नंबर आपको मिल जाएगा। इसी तरह प्रश्न नंबर 24 देखिए। प्रश्न नंबर 24 है कि नीचे दिए गए संस्कृत श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अभी संस्कृत का श्लोक आ गया, और संस्कृत का श्लोक भी आपके एग्जाम में 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। इसमें भी 2 ऑप्शन है आपके, क वाला है, क वाला नहीं करोगे तो अथवा करके आपको ख वाला दिया है। मैं दोनों को बताऊंगा, तो 24वां का क भी बताऊंगा, 24वां का ख भी बताऊंगा। आपके ऊपर डिपेंड करेगा, जो आसान लगेगा उसको याद करके जाना है आपको। तो 24 का पहले क वाला हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। तो 24 का क देखिए। 24 का क सबसे पहले संदर्भ हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में अनुयुक्ति विलास से लिया गया है, मतलब अनुयुक्ति विलास चैप्टर से लिया गया है। इतना ही संदर्भ में आपको लिखना है। इसके बाद हम लोग इसका हिंदी में अनुवाद देखेंगे। तो ये जो आपको क वाला दिख रहा है पूरा, इसका हिंदी में अनुवाद बताने वाले हैं। 3 नंबर उसमें मिलेगा। तो हिंदी में अनुवाद नोट कीजिए। लिखेंगे कि हे हंस, यदि तुम ही दूध और पानी को अलग करने में आलस करोगे तो अब इस संसार में अपने कुल धर्म का पालन कौन करेगा। अर्थात यदि विवेकशील लोग ही अपने कर्तव्य पालन में आलस करेंगे तो फिर अपने कुल धर्म का पालन कौन करेगा। तो यह है उसका हिंदी में अनुवाद। इतना ही आपको लिखना है। 3 नंबर इसमें मिलेंगे और 2 नंबर उसके किसमें मिलेंगे, संदर्भ मिलेंगे। 5 नंबर यहाँ से क्लियर हुआ आपका। अगर ये नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके ख वाला दिया है, ये वाला ख वाला कर लीजिए। मैं ख वाला को बता देता हूँ संदर्भ से हिंदी में अनुवाद। तो देखिए यहाँ पे लिखा हूं मैं अथवा करके मेरे प्यारो चो। संदर्भ आप लोग लिख लीजिएगा, मैं इसका हिंदी में अनुवाद आपको दिखा देता हूँ। हिंदी में अनुवाद इसका कि धर्म का मुख्य स्थान उदारता है, यश का कुशल स्थान दान है, स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है, और सुख का मुख्य स्थान जो है वो शील है। बस इतना ही हिंदी में अनुवाद आपको करना है। आपको 5 नंबर मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 25वां की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 25वां क्या है। प्रश्न नंबर 25वां है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये खंड काव्य आ गया। खंड काव्य आपके एग्जाम में 3 नंबर के लिए पूछा जाता है, और खंड काव्य मेरे प्यारे बच्चों जिला वाइज जाता है। आपके जो जिला में खंड काव्य पूछा जाता है वही करना पड़ेगा आपको। कोई दूसरा कर दोगे तो 1 नंबर भी आपको मिलने वाला नहीं है। तो देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक में, किताब में कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा खंड काव्य पूछा जाता है वही करना है। खंड काव्य तो बहुत सारे हैं, जैसे आप देखिए मातृभूमि है, ठीक है, इसके बाद अग्र पूजा है, इसके बाद जय सुभाष है, इसके बाद मेवाड़ मुकुट है, इसके बाद मुक्ति दूत है मेरे प्यार बच्चों, फिर कर्ण है, कर्ण के बाद देखिए तुमुल है, तुमुल के बाद करमवीर है, करमवीर के बाद ज्योति जवाहर। इतने सारे हैं, लेकिन आपको वही करना है जो आपके डिस्ट्रिक्ट में पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सोल्यूशन इसलिए नहीं बताया हूँ क्योंकि भाई हर एक डिस्ट्रिक्ट के लड़के हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, सभी लोग कहेंगे कि मेरा बता दीजिए, इसलिए वो आपने छोड़ दिया। आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम देके याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 26वां का क देखिए। प्रश्न नंबर 26वां का क है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर आपको मिलेगा मेरे प्यार चो। यह है मेरे प्यार चो लेखक का जीवन परिचय। 5 नंबर आपको दिया जाएगा। तो लेखक का जीवन परिचय लिखना है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी, दूसरा जयशंकर प्रसाद जी, तीसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, चौथा रामधारी सिंह दिनकर जी। इन चारों में से किसी एक का ही जीवन परिचय लिखना है। 2 नंबर रचना पे, 3 नंबर जीवन परिचय, 5 नंबर मिल जाएगा मेरे प्यारों चो। मैं आप लोगों को पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी का जीवन परिचय बता देता हूँ। 5 नंबर आप जल्दी से कवर कर लो यहाँ पे। तो चलिए लिखिए 26 का क। देखिए 26 का क जीवन परिचय कैसे लिखोगे, पद्मलाल पूनालाल जी को जीवन परिचय
कि श्री पद्मलाल पूनालाल बख्शी का जन्म जो हुआ था वो 1894 ईस्वी में मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के खैरागढ़ नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता जो है श्री उमराव बख्शी तथा बा जो है वो पूनालाल बख्शी साहित्य प्रेमी और कवि थे। इनकी माता जी को भी साहित्य से प्रेम था, अतः परिवार के साहित्यिक वातावरण का प्रभाव इनके मन पर भी गहरा पड़ा और यह विद्यार्थी जीवन से ही कविताएं लिखने लगे। बीए उत्तीर्ण करने के बाद बख्शी जी ने साहित्य सेवा को अपना लक्ष्य बनाया था तथा कहानियां और कविताएं लिखने लगे। द्विवेदी जी बख्शी जी की रचनाओं और योग्यताओं से इतने अधिक प्रभावित थे कि अपने बाद इन्होंने सरस्वती का बागडोर बख्शी जी को ही सौंपी। द्विवेदी जी के बाद 1920 से लेकर 1927 ईस्वी तक इन्होंने कुशलता पूर्वक जो है वह सरस्वती के संपादन का कार्य किया। यह नम्र स्वभाव के व्यक्ति थे और ख्याति से दूर रहते थे। खैरागढ़ के हाई स्कूल में अध्यापन कार्य करने के पश्चात इन्होंने क्या किया कि पुनः सरस्वती संपादन का भार संभाला। सन 1971 से लेकर 77 वर्ष की आयु में निरंतर साहित्य सेवा करते हुए आपका निधन हो गया, मतलब उनका निधन हो गया। बख्शी जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इनकी रचनाएं का विवरण निम्नवत है। कौन कौन रचनाएं उनकी? पंचपात्र, जलमला, सरस्वती और छाया यात्री, ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बस इतना ही आपको लिखना है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए अगला प्रश्न देखिए 26 का ख। 26 का ख है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अभी आ गया कवि का जीवन परिचय। कवि का जीवन परिचय भी 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। 2 नंबर रचना पे, 3 नंबर जीवन परिचय पे। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है। तुलसीदास जी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, सुमित्रानंद पंत जी हैं और अशोक वाजपेयी जी हैं। मैं आपको तुलसीदास का जीवन परिचय आपको बता देता हूँ, ठीक है, और 5 नंबर आपको मिल जाएगा। तो लिखिए तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए अथवा वाला मैं प्रश्न करके लेकर आया हूं यहाँ पे, ठीक है। ये अथवा वाला नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ये अथवा वाला नहीं है। वो क वाला अलग है, ख वाला अलग है। वो लेखक का था, ये कवि का है, ठीक है। तो ख वाला है तुलसीदास जी का जीवन परिचय। कैसे लिखोगे? 5 नंबर आपको मिलेगा। तुलसीदास जी का जन्म जो है 1532 ईस्वी में मध्य प्रदेश के जिला बांदा में राजापुर गांव में हुआ था। तुलसीदास जी का जन्म स्थान विवादित है। कुछ लोग इनके जन्म को सोरोज जिला एटा मानते हैं। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश जिला बांदा राजापुर मानते हैं। तुलसीदास जी की माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास जी के पिता का नाम जो है आत्माराम दुबे था। इसके बाद आगे लिखोगे, तुलसी जी ने बचपन में जो पहला शब्द बोला था वह था राम। इस प्रकार तुलसी जी का घर का नाम जो है राम बोला पड़ा गया और तुलसीदास जी के माता पिता की मृत्यु के बाद इन्होंने भीख मांगकर अपनी पेट भरना पड़ा। इसी बीच इनका परिचय राम भक्त साधुओं से हुआ। इन साधुओं से मिलने के पश्चात तुलसीदास जी को ज्ञान प्राप्ति का मौका मिला और तुलसीदास जी की पत्नी का नाम जो था वो रत्नावली था। और तुलसीदास जी का बचपन कष्टों से भरा हुआ था। जब तुलसीदास जी बड़े हुए तो उनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ। तुलसीदास जी ने गुरु नरहरसिदास जी से दीक्षा प्राप्त की और इन्हीं इन्हीं के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चले। दीक्षा नहीं, यहाँ पे शिक्षा होगा, शिक्षा प्राप्त की कर दीजिएगा, शिक्षा प्राप्त की और इन्हीं के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चले। तुलसीदास जी श्री राम के परम भक्त थे। तुलसीदास जी ने अपने जीवन का ज्यादातर समय चित्रकूट और अयोध्या काशी में व्यतीत किया था। तुलसीदास जी की आदि काव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। तुलसीदास जी का मृत्यु जो है सन 1623 ईस्वी में हुई थी। तुलसीदास जी से निम्नलिखित रचनाएं लिखी गई जो कि निम्नलिखित है। कौन कौन सी रचनाएं लिख लीजिएगा? रामचरितमानस, वैराग्य संदीपन, कृष्ण गीतावली, फिर गीतावली वन पत्रिका, फिर देहावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, फिर रामलला, नाचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल इत्यादि। बस इतना ही उनकी महत्वपूर्ण जो है रचनाएं हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारों बच्चों। प्रश्न 26 कंप्लीट हो गया। प्रश्न 26 के बाद आएंगे प्रश्न नंबर 27 पे। कह रहा कि अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। श्लोक लिखना है, 2 नंबर आपको दे दिए जाएगा जो इस पेपर में न आया हो। तो मैं बता देता हूँ, यही श्लोक लिख के आइएगा 27वां जो इस पेपर में नहीं आया है कि बंधम मरणम वापी जयो वापी पराजया उभेत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता। 2 नंबर आपको मिल गया भाई। बस इतना ही आपको लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28वां देखिए, अपने मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य के अधिकारी को एक पत्र लिखिए। 4 नंबर आपको मिलेगा। तो मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को कैसे पत्र आप लिखोगे, तो उसको देखिए। आप लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले
सेवा में, फिर कामा लगाओगे, फिर नीचे लिखोगे श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी, फिर विषय में लिखोगे कि मोहल्ले की सफाई हेतु आवेदन पत्र, फिर लिखोगे महोदय, फिर कामा लगाओगे, फिर नीचे लिखना चालू करोगे कि सविनय निवेदन है कि दौलतगंज की नालियों में नियमानुसार सफाई की उचित व्यवस्था न होने के कारण मच्छरों एवं मक्खियों का प्रकोप है। फलस्वरूप कॉलोनी के लोगों में बीमारी फैलने का भय है। अतः आपसे प्रार्थना है कि नालियों की सफाई की उचित व्यवस्था कराने एवं कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव कराने की शीघ्र व्यवस्था करने की कृपया करें। इसके लिए हम सब आपके जो है आभारी रहेंगे। फिर नीचे लिखोगे धन्यवाद, फिर आप डेट लिखोगे, फिर भौती में आप श्यामकांत अपना नाम लिख लीजिएगा और 26/A अशोक विहारी दिल्ली अपना एड्रेस लिख लीजिएगा। बस इतना ही काम आपको करना है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 29 की तरफ। प्रश्न नंबर 29वां है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। 2 नंबर आपको मिलेगा। तो संस्कृत में उत्तर देना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 4 प्रश्न है। इन चारों प्रश्नों में से किन्हीं 2 ही प्रश्नों का उत्तर देना है संस्कृत में। चलिए मैं दिखा देता हूँ। मैं दूसरे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। वीरा केन पूजते, इसका उत्तर होगा वीरा वीरेन पूजते। तीसरा का उत्तर चंद्रशेखर स्वनाम किम अवदत्त, इसका उत्तर हो जाएगा कि आजाद अवदत्त। तो 2 ही प्रश्नों का उत्तर देना था, तो मैं दूसरे और तीसरे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। 2 नंबर आपको यहाँ से क्या होंगे, क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30वां और इस प्रश्न का लास्ट, मतलब इस पेपर का लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 7 नंबर आपको दिया जाएगा। निबंध लिखना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला, आतंकवाद के कारण एवं निवारण। दूसरा है देश प्रेम। तीसरा है कि विज्ञान वरदान या अभिशाप। चौथा है कि विद्यार्थी जीवन में खेल का महत्व। अब 4 ऑप्शन है, इनमें से किसी एक विषय पर निबंध आपको लिखना है। 7 नंबर आपको दिया जाएगा और सबसे ज्यादा नंबर का ये प्रश्न है। तो कैसे आप निबंध लिखोगे, तो मैं निबंध आपको बता देता हूँ आतंकवाद के कारण और निवारण पे। 7 नंबर आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए आतंकवाद के कारण और निवारण हेडिंग आप डालेंगे। उसमें पहली हेडिंग आपकी रहेगी प्रस्तावना। प्रस्तावना में लिखोगे कि आज पूरा संसार जो है आतंकवाद की विभीषिका से करा रहा है। ठीक है, तुच्छ राजनीतिक स्वार्थी की मूर्ति के लिए क्रूरतम अपराधों की जैसे बाढ़ सी आ गई है। चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी एवं भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जो राजीव गांधी की नृशंस हत्या हो, या न्यूयॉर्क में स्थित विश्व व्यापार केंद्र के 110 मंजिलों के टावरों का धराशाही करना। ठीक है, भारतीय संसद पर हमला, उरी और पुलवामा की घटनाएं निस्संदेह आतंकवाद की स्याही तस्वीरों को बयां कर रही हैं। ऐसे में इसे जड़ जड़ से उखाड़ फेंकना अति आवश्यक हो गया है। अन्यथा यह दिन दूर नहीं जब समुचित मानवता ही खतरे में पड़ जाएगी। ठीक है, इसके बाद है आतंकवाद का अर्थ। आतंकवाद का अर्थ है, इसमें हेडिंग लिखोगे कि अपने निजी राजनीतिक स्वार्थों की मूर्ति के लिए जब विभिन्न वायु शक्तियों द्वारा किसी देश में व्यापक स्तर पर अपने प्रभुत्व और शक्ति का प्रयोग करके जनता में भय, असंतोष तथा असुरक्षा की भावना का निर्माण किया जाता है, तब उस स्थिति को आतंकवाद कहते हैं। वस्तुतः अमानवीय हिंसात्मक हथकंडे अपनाकर अपनी उचित अथवा अनुचित मांग को मनवाना ही आतंकवाद कहलाता है। इसके बाद दूसरे दिन डालोगे आतंकवाद के कारण। लिखोगे कि आज लगभग समूचा विश्व आतंकवाद की चपेट में है। अब तो जनता के साथ साथ सरकारों को भी आतंकवाद का सामना करना पड़ रहा है। इसका मूल कारण असंतोष की भावना है। किसी देश के भीतर यह व्यवस्था के प्रति असंतोष से पनपता है। ठीक है, किसी का अति शोषण और किसी का अति पोषण इस संतोष का कारण बनता है, जो वाह्य शक्तियों के प्रभाव, शिक्षा के अभाव, आजीविका की समस्या और प्रशासनिक अकुशलता एवं राजनीतिक कुचरकों के कारण फलता और फूलता है और मानवता के विनाश का कारण जो है वो बनता है। इसके बाद डालोगे आतंकवाद के परिणाम। लिखेंगे कि वर्तमान में आतंकवाद किसी देश विशेष के लिए ही नहीं अपितु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक समस्या बनकर उभर रहा है। यह एक वैश्विक चुनौती है जिसके परिणाम अत्यंत भयानक हैं। सरकार के प्रति अविश्वास की भावना का उदय होना, जनता में असुरक्षा की भावना का विकसित होना, राष्ट्रीय एकता रूपी दीवार पर दरार का पड़ना, किसी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति वो असंतोषजनक हो जाना आदि आतंकवाद के ही दुष्परिणाम है। तोड़ फोड़, अपहरण, लूट खसोट, बलात्कार, हत्या आदि अमानवीय जघन्य अपराधों के मूल्यवर आतंकवादी विचारधारा ही है। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे कि आतंकवाद को रोकने के उपाय। लिखेंगे कि आज आतंकवादी गतिविधियों
विश्व के लिए गंभीर समस्या बन चुकी है। इस समस्या का वास्तविक और अंतिम समाधान तो अहिंसा द्वारा ही संभव है, किंतु नैतिक शिक्षा के व्यापक प्रसार, वाय एवं विध्वंसक शक्तियों का कठोरता से दमन, राजनीतिक एकता को बढ़ावा तथा जनता में जागरूकता एवं सौहार्द की भावना को उत्पन्न कर इस प्रभाव को रोक लगाया जा सकता है। अतः आतंकवाद से निपटने के लिए आवश्यकता इस बात की ही है कि वैश्विक स्तर पर एकजुट होकर सार्थक प्रयास किए जाए। जो परिवार पीड़ित है उनकी यथोचित मदद की जाए, जिससे में निराशा में आतंक का मार्ग जो है वो पकड़ने से बच सके। इसके बाद लास्ट लिखेंगे हेडिंग उपसंहार। लिखेंगे इसमें कि उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आतंकवादी मानवता के द्रोही होते हैं। इनके हृदय की सरसता सूख चुकी होती है। इनके भीतर समाज उपयोगी सृजनात्मक विचार मर चुके होते हैं। यह नए अथवा आतंक के द्वारा अपने कुत्सित विचारधारा को संसार पर थोपना चाहते हैं और असफलता मिलने पर हिंसा जैसे क्रूरतम अपराध पर उतर आते हैं। इन पर ज्ञानोपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मात्र सठे सठ्यम ही उनका उपचार हो सकता है। इन्हें भी मनुष्य की श्रेणी में रखकर जो लोग इनके प्रति मानवीय व्यवहार की वकालत करते हैं, संभवतः वे न तो इन्हें जाने हैं और न ही मनुष्य की परिभाषा है। अतः अब समय आ गया है कि समूचा संसार इनके विरुद्ध उठ खड़ा हो। सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि यहाँ जहां चाह वहां राह। तो इतना बड़ा मैं लिखा हूं, तो इतना बड़ा आपको लिख के नहीं आना है। इतना बड़ा मैंने आप लोगों को ये बताया कि आप अच्छी तरीके से इसको रीड कर पाओ और अपने तरीके से इसको आप व्यक्त कर सकते हो। नहीं कि जैसे मैं लिखा हूं वैसे ही आपको लिखना है, अपने तरीके से अपने भावनाओं को उसमें व्यक्त करना है। ये तो मैं आप लोगों को पूरा विवरण दे दिया हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ पाए कि हाँ भाई कैसे निबंध को लिखना है, कि आतंकवाद कारणों निवारण के बारे में आपको अच्छे तरीके से जान पाओ और फिर अपने तरीके से बना के उसको प्रेजेंटेशन कर पाओ। तो मेरे प्यारों से ये पेपर हो गया यहाँ पे समाप्त। तो पूरा का पूरा पेपर मैंने समाप्त कर दिया और ये पेपर 801 एचबी आपके पेपर में 100% आएंगे 24 फरवरी को। पूरा का पूरा प्रश्न आपको तैयार होना चाहिए। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।